जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य की इति गठन की एक ऐतिहासिक यात्रा में चलने वाले हैं, जिसमें देखेंगे किस प्रकार से अंग्रेज काल से या कहें कि मराठा काल से लेके सन 2000 तक छत्तीसगढ़ का गठन कैसे हुआ, इसमें कितने लोगों ने साथ दिया, कौन कौन संस्था ने साथ दिया, राजनीतिक प्रभाव क्या थे और कौन कौन व्यक्तियों ने इसके लिए सभाएं बनाई या फिर समितियां बनाई, इससे प्रश्न आते हैं। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ का एक संपूर्ण परिचय मिलने वाला है, जिसमें भूगोल, इतिहास और राजनीतिक संरचना का एक विश्लेषण अध्ययन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ भारत के हृदय में उकेरा गया एक अद्वितीय भौगोलिक और राजनीतिक अध्याय को रखता है। और छत्तीसगढ़ के एग्जाम में चाहे यूपीएससी हो या व्यापम हो, यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत संभावना रहती है। और कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे, लेकिन लोकल से लोकल और आसान से आसान प्रश्न कई बार विद्यार्थी लोग जो है यहाँ से छोड़कर आते हैं। तो हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की एक ऐतिहासिक यात्रा, जो ब्रिटिश आधिपत्य से लेकर 1818 से लेके 26वें राज्य का उदय 2000 सन 2000 में कैसे हुआ, इसका हमें कालक्रम देखने वाले हैं ना। लगभग संघर्ष की 182 वर्ष बाद और मध्य प्रदेश के साथ 44 साल रहने के बाद छत्तीसगढ़ को कैसी अपनी एक पहचान मिली, उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसको चर्चा करने से पहले हम देखेंगे कुछ प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यदि आप इन प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं तो जरूर इस पूरे वीडियो को देखिए और पुराने प्रश्नों को देखिए कि किस प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। यदि आप ये पूरा क्लास आज कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड या फिर इसमें अभी तक में से जितने भी 50-60 प्रश्न पूछे गए होंगे, उसको आप करने में सक्षम हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों के मध्य प्रांतों के रूप में समाहित किया गया? तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन है 1818, 1830, 1861 और 1862। इसका प्रश्न का उत्तर हम अभी नहीं देंगे, आप पूरे वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप खुद इस सब चीज का उत्तर देने के सक्षम हो जाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1961 में निर्मित केंद्रीय प्रांत का राजधानी का नाम क्या है? संबलपुर, रायपुर, नागपुर, बिलासपुर और जबलपुर। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना? संभाग का ईयर आपको बताना। ये प्रश्न 3 बार पूछा गया, 2016, 15 और 14 में। उसके बाद भी कई बार इसको रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 1905 में इनमें से किस जिला को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था? उड़ीसा के जिला को छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ वाले हिस्से को उड़ीसा को दे दिया गया है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहरामपुर, संबलपुर, जशपुर, झारसुगुड़ा और कोरापुट। ठीक है, तो आज की इस क्लास को करने के बाद ये सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। और आगे देखिए, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? राम गोपाल तिवारी, रत्नाकर झा, पंडित सुंदरलाल शर्मा या फिर पंडित वामन राव लाखे? इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। वर्ष 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की प्रस्तुति किसके द्वारा की गई है? इसको भी आप देख सकते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस वर्ष किया गया? 1947, 1950, 1956 या फिर 1962? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप दोगे इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया था डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा, दयाशंकर द्वारा, शंकर मोहन योगी द्वारा, शिवदास शास्त्री द्वारा या केदारनाथ द्वारा? तो इस सभी प्रश्नों में सही जोड़ी मिलाव वाला भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य गठन का प्रथम सुनियोजित संघर्ष कब किया गया? 1955, 60, 45 या 75? इस सब प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई है? अनुच्छेद 1, 2, 3 या 4? या फिर अगला प्रश्न है, सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी जिला अस्तित्व में नहीं था? ऐसा भी प्रश्न आएगा। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और संबलपुर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्लास को। अब हम एक यात्रा पे निकलने वाले हैं। यात्रा क्या है? तो यात्रा के 4 प्रमुख चरण हैं। प्रथम चरण है 1918 से 1905, जिसमें प्रशासनिक नींव रखी गई। इसमें मध्य प्रांत, जिसको हम सेंट्रल प्रोविंस कहते हैं, उसको बनाया गया। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत सीपी का एक हिस्सा और भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण करता है 1818 से 1805 तक। चरण 2 में जाते हैं, जिसमें वैचारिक बीजारोपण होता है। प्रथम स्पष्ट मानचित्र खींचा गया और कांग्रेस परिषदों द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई। तीसरे चरण में चलते हैं 1946 से 1983 तक। इसमें संगठनात्मक संघर्ष, मतलब उसमें संघर्ष किया गया भाषा और संस्कृति के आधार पर। नागरिकों, मंचों और आंदोलनों का उदय हुआ इस कार्यकाल में, ताकि छत्तीसगढ़ को एक अपना अस्तित्व
मिल सके। उसके बाद चलते हैं चरण नंबर 4 में। 1994 में 94 से 2000 तक संवैधानिक विजय हुई और उसमें 2000 में छत्तीसगढ़ का उदय हुआ। अनुच्छेद 3 का प्रयोग कर संसदीय प्रणाली के पुनर्गठन, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। चलिए और आगे अब समझते हैं इसको। अब देखिए, अब देखते हैं हमारा फिलहाल चरण नंबर 1। तो क्या हुआ था 1818 में, मराठा शासक थे उस समय, अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ अप्रत्यक्ष रूप से। कब? 1818 में। तो कब हुआ ये? तो 1818 की बात है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण अंग्रेजों का कैसे? मराठा शासक रघुजी तृतीय का बाल्यावस्था होना। अंग्रेजों ने 10 से 12 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से शासन अपने हाथ में लिया। शासक सीधे तौर पर अंग्रेज नहीं होते थे। अब यहाँ से स्पष्ट कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का अंग्रेजों के हाथ में जाने का सबसे मुख्य कारण क्या है। ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है, कई बार। ठीक है, कई बार पूछा गया। इसको आप स्टार मार्क करके रख लीजिए। तो आपका आंसर होगा मराठा शासक रघुजी तृतीय के बाल्यावस्था होने के कारण 1818 में छत्तीसगढ़ जो है अंग्रेजों के आधिपत्य में चला गया। सबसे मुख्य कारण है और ये प्रश्न के रूप में कई बार पूछा गया जिसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, अंग्रेजों ने 10 से 12 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया, मतलब वो सीधे सत्ता उसके हाथ में नहीं थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ 1830 में अप्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया गया। क्यों? क्योंकि रघुजी तृतीय के वयस्क होने पर उसको सत्ता को वापस करना पड़ा। ठीक है, अब आगे प्रत्यक्ष नियंत्रण। तो जिलेदार, उसके बाद क्या हुआ? जो अंग्रेज थे, है ना, अंग्रेज थे 1818 से 1830 तक अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण किए। उसके बाद रघुजी तृतीय को सौंप दिया, इसको, छत्तीसगढ़ को। इसमें जिलेदारी व्यवस्था लाई गई। अंग्रेजों ने स्वयं आकर शासन करने के बजाय जिलेदारों के रूप में छत्तीसगढ़ का संचालन किया। और 1830 में कुछ समय बाद रघुजी तृतीय की मृत्यु होने के बाद, उसके बाद छत्तीसगढ़ जो है अंग्रेजों के शासन में चला गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब अगला कुछ चरण देखिए, यहाँ से भी आपको प्रश्न बनेंगे और ये आपका कालक्रम है। अब प्रशासनिक न्यू देखिए, यहाँ पे ब्रिटिश शासन और मराठा काल के समय क्या प्रशासनिक नियुक्तियां या फिर क्या प्रशासनिक चरण हुआ। तो 1818 में बता चुका हूँ कि मराठा शासक के मध्य छत्तीसगढ़ प्रथम बार छत्तीसगढ़ ब्रिटिश आधिपत्य में आया। इस प्रश्न को भी पूछा गया है कई बार स्पष्ट रूप से कि छत्तीसगढ़, है ना, अंग्रेजों के कार्यकाल में या फिर अंग्रेजों के आधिपत्य में सबसे पहली बार कब आया? तो 1818। रीजन क्या था? तो रघुजी तृतीय के अल्प आयु होने की वजह से छत्तीसगढ़ जो है पहली बार अंग्रेजों के संरक्षण में या फिर आधिपत्य में आया। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा, उसके बाद जैसे रघुजी तृतीय वयस्क हुए तो 1830 को रघुजी को मराठा शासकों को अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ को सौंप दिया। और रघुजी तृतीय ने जिलेदारी व्यवस्था के अनुसार या फिर जिलेदारी व्यवस्था प्रारंभ करते हुए छत्तीसगढ़ को चलाया। रघुजी तृतीय कभी भी स्वयं छत्तीसगढ़ आकर नहीं रहे। जब ये मराठा शासन पढ़ेंगे इतिहास में तो और ज्यादा अच्छा से आपको पढ़ सकते हैं। अब देखिए, उसके बाद आ गया 1861, जिसमें अब अंग्रेजों के आधिपत्य में पूर्ण रूप से आ जाता है इसके बाद। ठीक है, तो 2 नवंबर को मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ को एक जिले के रूप में शामिल किया गया। याद कीजिए, सेंट्रल प्रोविंस बनाया गया 1861 में, जिसमें छत्तीसगढ़ एक जिले के रूप में था, ना कि राज्य के रूप में। लेकिन उसके बाद 1862 में छत्तीसगढ़ की प्रोन्नत कर, मतलब उसको जिले से अब संभाग बना दिया गया। ये डेट कई बार आपको देखने को मिलेगा कि संभाग कब बना। कई बार एक कंफ्यूजन रहता है कि 1861 है कि 62 है। तो देखिए, पहले जिला बनता है, उसके बाद संभाग बनता है। तो ये ट्रिक याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तथ्य ये है कि देखिए 1862 में संभाग बना दिया छत्तीसगढ़ को। तो 18 संभाग बनने के साथ इसके 3 जिले हो गए। अब संभाग छत्तीसगढ़ हो गया, तो छत्तीसगढ़ में 3 जिले हो गया, बिलासपुर, रायपुर और जगदलपुर। यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि 1862 में जब छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया तो उसमें कितने जिले शामिल थे। ठीक है, कितने जिले शामिल थे ये भी आपको उसमें पूछा जाएगा। तो 3 जिले याद रखिएगा, बिलासपुर, रायपुर और जगदलपुर।
ठीक है। उसके बाद प्रशासनिक नियम चेंज किए गए, पहले जिला बना जाता है फिर संभाग दिया जाता है। तो ये तथ्य आपको याद रख सकते हैं कि 1861 में संभाग बना कि 62 में। तो पहले जिला बनता है फिर इसको संभाग का दर्जा दिया जाता है जिला बनने के बाद। ठीक है। अब देखिए इसमें और कुछ हम यहाँ पे देखते हैं, बस वही चीज लिखा गया है। ठीक है, जो अभी तक हम इसमें देख चुके हैं। 1861 में मध्य प्रांत बना, उसमें एक जिला बनाया गया, फिर 62 में संभाग बना गया। उसके बाद 3 इसमें आपको जिले दे दिए गए, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। ठीक है, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। चलिए अब देखते हैं परीक्षा में चेतावनी क्या है। कई बार प्रश्न आपको व्यापम और सीजीपीएससी पूछेगा कि आयोग का रायपुर बिलासपुर जिला गठन का उत्तर आपको 62 लेते हैं। देखिए रायपुर और बिलासपुर जिले का गठन 62 लेता है कौन, व्यापम। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1862 में संभाग बना छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ संभाग बनने के साथ साथ 2 जिले बना दिए, 3 जिले बना दिए गए, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। संबलपुर तो बाद में उड़ीसा में चला जाता है। तो हमारा काम का चीज है बिलासपुर और रायपुर। तो ये 62 लेता है व्यापम और पीएससी। इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये 1861 नहीं लगाना है, 1862 लगाना है यदि रायपुर बिलासपुर की जिला गठन का डेट पूछा जाए तो। ठीक है, अब देखते हैं अब 1905 में क्या हुआ। ऐसा क्या हुआ 1905 में, तो वर्ष 1905 के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए 1905 का एक भौगोलिक पुनर्गठन सीमाओं का आदान प्रदान हुआ। भौगोलिक सीमाओं का आदान प्रदान मतलब ये देखिए, ये सीमाओं का आदान प्रदान, कुछ जो राज्य कुछ जो जगह छत्तीसगढ़ के थे उसको उड़ीसा को दे दिया, उड़ीसा ऑब्लिक बंगाल को, और जो बंगाल के थे उसको उड़ीसा को दे दिया गया। जैसे ये देखिए, बंगाल प्रांत को स्थानांतरित 5 रियासत, पहले ये हमारे छत्तीसगढ़ में काउंट होते थे, क्या क्या, पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा, कालाहांडी। ठीक है, संदर्भ ये है कि जैसी बंगाल विभाजन के दौरान प्रशासनिक फेरबदल हुआ, अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया, उसी समय ही प्रशासनिक फेरबदल किया गया। इस पांचों चीज को आप, ये 5 जो चीज है ना, ये आपको स्पष्ट याद होने चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत में होने वाला है। ये खूब वाले प्रश्न पूछे जाएंगे कि बंगाल प्रांत को स्थानांतरित किए जाने वाले 5 रियासतों के नाम निम्नलिखित है या फिर निम्नलिखित में से नहीं है। सोनपुर, पटना, रायपुर, बामरा, कालाहांडी। ये छत्तीसगढ़ से चला गया बंगाल या उड़ीसा। अब छत्तीसगढ़ में उड़ीसा या बंगाल से किसको किसको शामिल किया गया है, तो कोरिया जो अभी वर्तमान में, चांग बगार, उदयपुर, सरगुजा या जशपुर। ये कहें कि जो सरगुजा संभाग है, लगभग लगभग पूरे सरगुजा संभाग को छत्तीसगढ़ में लाके मिला दिया गया। और जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, पटना, सोनपुर, बामरा, काला, देखिए पटना अभी वाला पटना नहीं है जो हम बिहार में पढ़ते हैं, ये आपके संबलपुर वाले एरिया वाला रियासत है। ठीक है, तो इतना आपको एकदम मुखाग्र याद होना चाहिए कि ये 10 नाम, ठीक है, पटना, सोनपुर, रायपुर, बामरा, कालाहांडी, ये छत्तीसगढ़ से कहा दिया गया, उड़ीसा बंगाल को। और उड़ीसा बंगाल से क्या लाया गया, कोरिया, चांग बगार, उदयपुर, जशपुर और सरगुजा। तो लगभग लगभग जो सरगुजा संभाग है उसी के उसी को ट्रांसफर करके अलग किया गया। चलिए, प्रथम स्पष्ट मानचित्रकार 1905 में, जैसे ये फेरबदल हुआ तो एक स्पष्ट जब छत्तीसगढ़ का मानचित्र बन गया। ठीक है, प्रथम स्पष्ट मानचित्र बन गया छत्तीसगढ़ का 1905 में। इस पुनर्गठन के साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी पांडुलिपि में स्पष्ट रेखा चित्र मतलब एक मैप बनाया छत्तीसगढ़ का। प्रश्न आएगा कि 1905 में पंडित लाल सुंदरलाल शर्मा का नाम दिया जा सकता है, ईयर पूछ सकता है कि किस वर्ष स्पष्ट मानचित्र खींचा गया, किसके द्वारा खींचा गया, पांडुलिपि में खींचा गया, किस में खींचा गया। तो ये स्पष्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब देखते हैं 1918 की बात क्या है। अब 1918 में क्या होता है इस पर हम देखते हैं। ठीक है, तो बात क्या है कि पहचान का संकल्प, प्रथम मानचित्र और प्रारंभिक मांगे क्या थी उस समय छत्तीसगढ़ को लेकर, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ईयर के पास चलते हैं, 1918। अब ईयर क्योंकि ये लगभग इतिहास संबंधित है, ईयर आपको याद होना चाहिए, ईयर पूछा जा सकता है। स्वप्न दृष्टा, स्वप्न दृष्टा का मतलब क्या है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का प्रथम बार मैप बनाया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है 1918 में। ठीक है, यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मैंने 1905 बताया 1918, तो 1918 में इसको स्वप्न दृष्टा कहा गया। किसको, पंडित सुंदरलाल शर्मा को, क्योंकि उसने अपनी पांडुलिपि में एक रेखा चित्र खींचा, किसका, छत्तीसगढ़ का।
ठीक है। अब आता है 1924, प्रथम आधिकारिक मांग। तो रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की पहली आधिकारिक मांग रखी गई। ठीक है, रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई, किसके द्वारा? पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग आधिकारिक रूप से रखी गई 1924 में, यह याद रखना है, किसके द्वारा? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। अब आते हैं त्रिपुरी अधिवेशन 1929 में। त्रिपुरी अधिवेशन में भी कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा पृथक राज्य की पुनः मांग किया गया। कई स्रोतों में से रायपुर जिला परिषद की मांग भी बताया जाता है, लेकिन आप इसको त्रिपुरी अधिवेशन के हिसाब से आंसर ले सकते हैं। तो ये जितना भी बता रहा हूं ना, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, और ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को व्यापम आपको फंसाता है। ठीक है, अब एक और कोई सीढ़ी देख लेते हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की मांगों के बारे में चर्चा हुआ है। तो फेज 2 में आते हैं, छत्तीसगढ़ से पहले मांग की शुरुआत के लिए, मतलब छत्तीसगढ़ बनने से पहले क्या क्या मांग हुआ था। तो 1924 को तो हमने अभी देख लिया कि रायपुर जिला परिषद द्वारा पंडित सुंदरलाल शर्मा, और 39 को भी देख लिए कि त्रिपुरी अधिवेशन में रायपुर जिला परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ की आधिकारिक मांग की गई। इसको त्रिपुरी भी बोलते हैं और रायपुर परिषद भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये दोनों सुंदरलाल शर्मा द्वारा की गई। अब 1946 की बात आते हैं, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया। किसके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया। स्वतंत्रता के पूर्व पहली संगठन वाला पहल है। ठीक है, अब इस छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच गठन का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य एक ही था कि हमको छत्तीसगढ़ के रूप में एक राज्य देखना है। छत्तीसगढ़ के भूभाग को एक स्वतंत्र राज्य की मांग की गई। ठीक है, कब? 1946 में, जिस समय भारत आजाद हो रहा था, है ना। तो उस समय भी मांग रखा गया कि छत्तीसगढ़ को अलग से राज्य बने। अब आते हैं तिथि 1947 को। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद छत्तीसगढ़ का कोई स्वतंत्र इकाई नहीं मिला, इतना कोशिश करने के बाद। ठीक है, बल्कि यह सीपीएन बरार, मध्य प्रांत और बरात का हिस्सा बना रहा। पूर्ण या स्वतंत्र रूप से इनको कोई अस्तित्व नहीं मिला एक राज्य के रूप में। अब देखते हैं, एक और बात चली थी, यदि आप भारत के इतिहास पढ़ते हैं या फिर पॉलिटिक पढ़ते हैं, तो 1956 में एक भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठ रही थी, लेकिन उस समय भी छत्तीसगढ़ को कोई लाभ नहीं मिला। मातृ राज्य मध्य प्रदेश का जन्म हुआ भाषा के आधार पर 1956 में। कब? 1956 में। मातृ राज्य क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है यही से आया। ठीक है, यही से आया, इसलिए देखिए 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ और मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ के साथ जोड़ दिया गया, और 44 साल तक छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश के साथ रहा, जब तक 2000 में छत्तीसगढ़ अलग से अस्तित्व में नहीं आया। तो भाषाई पुनर्गठन देखिए, 1956 में भाषाई पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश में इसका गठन हुआ। हालांकि सोर्स बहुत बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की भी मांग उठी थी उस टाइम भाषाई आधार पर, लेकिन यहाँ के कुछ तत्कालीन विधायकों ने, है ना, उस बात को ज्यादा जोर नहीं दिया और हमारा छत्तीसगढ़ उस टाइम नहीं बन पाया। या अच्छे से जोर दिए जाते तो हो सकता है उस टाइम छत्तीसगढ़ अलग अस्तित्व में आ जाता। देखते हैं विलय। पृथक राज्य के बजाय छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में रखा गया। ठीक है, अब आते हैं 1955 की विधायी परिभाषा। 1956 में पुनर्गठन के ठीक पहले रामकृष्ण सिंह ठाकुर, देखिए मैंने कहा था ना किसी ने मांग रखा था, तो 1956 में पुनर्गठन से ठीक पहले रामकृष्ण सिंह, जो ठाकुर प्यारेलाल के पुत्र थे, विधानसभा में एक पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी थी, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, उस समय के जो भी यहाँ पे सीएम रहे होंगे, उन्होंने इस बात को ठुकरा दिया, या सेंट्रल लेवल तक उस बात को नहीं पहुंचा पाए अच्छे से, या नहीं पहुंचाए, इसलिए छत्तीसगढ़ उस समय अस्तित्व में नहीं आए। अगर अच्छे से कोशिश किए होते तो हो सकता है कि 44 साल तक मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ को रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए, अब देखते हैं कुछ असंगठित आंदोलन भी हुए हैं। अभी तक तो हमने संगठित आंदोलन देखे हैं, अब कुछ लोगों के द्वारा भी प्रयास किया गया है छत्तीसगढ़ को अलग से अस्तित्व दिलाने की। तो ये कब कब हुआ है? तो सबसे पहले देखिए, यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, ये डेट आपको याद रहने चाहिए। इस डेट के साथ इसकी संगठन का नाम और इसके संस्थापक, कूट वाले प्रश्न में कई बार पूछे गए हैं, कई बार, कि कोई गैर इसकी कोई सीमा नहीं है ना। तो देखिए 1956 में
ठीक है। 1956 में किसका गठन हुआ? तो 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ। संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल। 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन हुआ। इसके भी संगठनकार कौन थे? तो ये थे हमारे खूबचंद बघेल। ठीक है। फिर 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा आया शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। 1983 में स्वतंत्रता संग्राम आया शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। और 1983 में छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी का बना पवन दीवान के द्वारा। इन सभी पार्टियों, इन सभी संगठन का एकमात्र उद्देश्य था छत्तीसगढ़ को अलग से राज्य घोषित करना। फिलहाल तो मध्य प्रदेश के साथ था 1956 से। उसके बाद अलग से मांग की गई इन संस्थाओं के द्वारा, इन संगठनों के द्वारा। ये प्रश्न कई बार आएंगे, इसको आपको रट लीजिए, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या वीडियो को 3 से 4 बार देखिए। लेकिन यहाँ से प्रश्न आते हैं और फूट वाले आएंगे, ईयर में आप फंस जाओगे, या संगठन और उसके संस्थापक में फंस सकते हो। ठीक है, संगठन या फिर उसके संस्थापक में फंस सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से कई बार प्रश्न बनेंगे और आपको याद रखना होगा, चाहे आप इसको ट्रिक से याद रखें, जैसा भी याद रखें। छत्तीसगढ़ महासभा भातृत्व संघ के दो संस्थापक, मतलब एक संस्थापक हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ संग्राम के एक संस्थापक शंकर घोनी योगी, और पृथक पार्टी पवन दीवान। तो आपको जैसे याद करना है ऐसे याद जैसे एक स्मरण ट्रिक याद रख सकते हैं कि भगवान शंकर सबको मुक्त करते हैं, तो मुक्त से आपको ये मुक्ति मोर्चा याद हो जाएगा। ठीक है, और संग्राम, क्योंकि भगवान शंकर भी बहुत संग्राम करते हैं या फिर युद्ध करते हैं, ऐसा करके आप ये दोनों को याद कर सकते हैं। रही बात पवन दीवान पृथक पार्टी, तो पवन मतलब हवा, हवा मतलब पृथक। हवा किसी भी चीज को अलग थलग कर सकती है, ऐसा ट्रिक अपना के आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे ट्रिक से याद करें जैसे याद करें, आपको ईयर के साथ संगठन और संस्थापक याद होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कुछ विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया कहने का मतलब है अब नियमानुसार नियम कानून का उपयोग करके कब कब इसको निर्माण की प्रक्रिया अपनाई गई, इसको अब हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब फेज 4 में आते हैं विधायी प्रक्रिया। बिना संविधान संशोधन किए नया राज्य बनाया गया। ये मैं जब पॉलिटी पढ़ते हैं उसमें भी कई बार चर्चा किए हैं कि किसी भी राज्य को बनाने के लिए संविधान संशोधन का आवश्यकता नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसमें 1994 की बात है। तत्कालीन विधायक गोपाल परमार द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया। अब कानूनी अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है कि भारत का संविधान जो अनुच्छेद 3 है, वो बोलता है कि आप भारत में जितने भी वर्तमान में राज्य है उसको आप तोड़ मरोड़ करके नया बना सकते हो, उसका क्षेत्रफल छोटा कर सकते हो, सीमा बदल सकते हो। तो इस नियम का पालन करके, इस संविधान के अनुच्छेद का पालन करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया। इसके लिए छत्तीसगढ़ के लिए संविधान संशोधन नहीं किया गया है, याद रखिएगा। कुछ वाले प्रश्न में अगर बन गए क्या छत्तीसगढ़ को निर्माण के लिए या गठन के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल लाया गया, तो ऐसा आप बिल्कुल मत लगाइएगा, वो उत्तर गलत होगा। संसदीय शक्ति क्या है? तो संसद जो है मतलब लोकसभा है, यह अधिकार है कि वह राज्य की सहमति के बिना सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या नया राज्य बना सकती है। अंतिम परिणाम क्या होगा? किसी विशेष संविधान संशोधन की इसमें आवश्यकता की नहीं पड़ती। संसद ने केवल और केवल मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लाया, और उस अधिनियम का नाम है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, पारित किया और छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ जो है वो अलग हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो अब देखते हैं विधेयक से राज्य तक का सफर क्या होगा। ये डेट वाइज है, ये डेट आपको याद होना चाहिए, और ये अनुच्छेद याद होना चाहिए, ये अनुच्छेद याद होना ही चाहिए। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य की सीमाएं बदलने की शक्ति केवल संसद के पास है। इसके लिए पुनर्गठन अधिनियम लाया गया 2000। अब देखिए बिल, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपको डेट वाइज। लोकसभा में बिल कब प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत किया गया 25 जुलाई 2000। ठीक है, उसके बाद लोकसभा में पारित कब हुआ? तो 21 जुलाई 2000 को। राज्यसभा में पास कब हुआ? 3 अगस्त 2000 को। राज्यसभा में पारित कब किया? 9 अगस्त 2000 को। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए 28 अगस्त 2000। तो ये डिटेल्स आपको याद होना चाहिए। 25 जुलाई, 21 जुलाई, सब 2000 याद रखिएगा ना, ईयर 2000 है। 25 जुलाई, 21 जुलाई, 3 9, बस ऐसे याद कीजिए। 25 जुलाई, 31 जुलाई, 3 अगस्त और 9 अगस्त, या 25 31 3 9, 25 31 3 9 ऐसे करके याद रखिएगा। पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, फिर लोकसभा में पास किया गया, फिर राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, राज्यसभा से पास किया गया, और राष्ट्र में 28 अगस्त 2000 को पास किया गया। ठीक है, तो उस समय वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे? तो के आर नारायणन थे।
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह। अब ये प्रश्न आ सकता है कि बिल प्रस्तुत किसने किया लोकसभा में? तो लाल कृष्ण आडवाणी, इसको याद रखिएगा। कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। डेट कैसे याद रखना है? 25-31-3-9, 25-31-3-9, 25-31-3-9। 25 तारीख लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, 31 जुलाई को पास किया गया, 3 तारीख को 3 अगस्त को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और 9 तारीख को पास किया गया, 28 अगस्त को साइन हुआ। तो राष्ट्रपति का नाम, वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम और बिल किसने प्रस्तुत किया, इसका नाम याद रखेंगे। इतना बहुत है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है इसका। ठीक है, अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ निर्माण तो हो गया, अब क्या क्या प्रावधान थे इसमें। ठीक है, छत्तीसगढ़ देखिए पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था, जो ग्रे वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना। 44 साल रहने के बाद, कब से? 56 से 2000 के तक 44 साल मध्य प्रदेश का हिस्सा रहने के बाद मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से को अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। ठीक है, तो मातृ राज्य कौन कहलाएगा? मध्य प्रदेश कहलाएगा। यदि पूरे मध्य प्रदेश को 100% माना गया है, तो उस 100% से 30% भाग को अलग कर दिया गया। तो छत्तीसगढ़ जो है वो 30.47% हिस्सा रखता है इसका, मध्य प्रदेश का। मातृ राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। कितने साल बिताया गया? तो उसके साथ 44 साल बिताया गया, 56 से 2000 तक। विच्छेदित भाग कौन सा है? दक्षिण पूर्व। देखिए ये आपका मध्य प्रदेश है, ऊपर आपका नॉर्थ कहलाएगा, ऊपर साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व नीचे वाला हिस्सा है ना, तो ये दक्षिण पूर्व, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो हिस्सा भी है दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश का, दक्षिण पूर्व भाग। ठीक है, दक्षिण पूर्व भाग को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। अब ये बना कब? 1 नवंबर को। क्वेश्चन आएगा डेट वाइज, तो डेट वाइज भी आपको याद रखना है। 1 नवंबर 2000 को 26वें राज्य के रूप में उदय हुआ छत्तीसगढ़ का। क्षेत्रफल का अनुपात कितना था? तो 30.17% है, जो मध्य प्रदेश का है। भौगोलिक हिस्सा क्या है? तो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग है। ठीक है, गठन की तिथि क्या है? 1 नवंबर 2000 को भारत सरकार, इसी दिन हम 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। मातृ राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब देखते हैं इस साल भी 3 नए राज्य बने, ऐसा नहीं कि केवल छत्तीसगढ़ बना। कुछ वाले प्रश्न आएंगे तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नवंबर 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ। सबसे पहले राज्य बना 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, जो 26वां राज्य बना देश का। 9 नवंबर को उत्तराखंड बना। ठीक है, और झारखंड बना बिहार से 15 नवंबर को, जो 28वां राज्य बना, जो बिहार से अलग हुआ। ठीक है, तो नवंबर 2000 में नवीं पंचवर्षीय योजना थी। हाँ, याद भी रखना है, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो नवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ठीक है, नवीं पंचवर्षीय का योजना का कार्यकाल था 97 से 2002 के दौरान भारत के मानचित्र पर 3 नए राज्यों का उदय हुआ। छत्तीसगढ़ 26वां बना, उत्तराखंड 27वां, झारखंड 28वां राज्य बना। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद होनी है। अब देखते हैं, अब छोटे से बड़ा के कालक्रम में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है छोटे से बड़ा के हिसाब से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, कितने राज्यों से ये बड़ा है। तो ये देखिए, सबसे बड़ा राज्य तो छत्तीसगढ़ से बड़े राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, यूपी है, गुजरात है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। जिस समय छत्तीसगढ़ बना उस समय वो 9वां था। ठीक है, वो 9वां पड़ा था। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, छत्तीसगढ़ अब 10वें स्थान पर आ गया है। अब वो 9वें से 10वें पर आ गया। ठीक है, अब ये 10वां स्थान पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद छत्तीसगढ़ में राज्यों का स्तर, नया राज्य बने लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो इसकी वजह से अब ये 10वां बड़ा राज्य कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी जो वर्ग किलोमीटर है 135,192 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल क्षेत्रफल के साथ यह भारत के कुल भूभाग का, देखिए 4.11, यहाँ पे कुछ दो आंकड़े मिलेंगे। ये मध्य प्रदेश का 30.47% है, इसके मध्य प्रदेश के, यदि हम मध्य प्रदेश से तुलना करते हैं तब। लेकिन यही पूरे भारत में अगर तुलना करते हैं तो छत्तीसगढ़ जो है 4.11% भूभाग रखता है पूरे भारत का। ठीक है, तो ये जो दो आंकड़े आपको याद होने चाहिए, अगर इसमें से भूले तो आप फंसोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए भौगोलिक, इसकी कोई जो हमारी जो
बोलते हैं भौगोलिक सिंहाश, या फिर ये किस प्रकार से या इसकी दिखावट कैसी है, दिखती कैसी है, इस पर यदि प्रश्न पूछा जाए तो कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। भौगोलिक आकृति सी हॉर्स, हिपोकैम्पस की आकृति, कि आपके हिपोकैम्पस ये है, ये जो दिख रहा है ना हिपोकैम्पस है, लगभग इससे मिलता जुलता है छत्तीसगढ़ का जो हमारा जो मैप है। मानचित्र पर छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमाएं एक समुद्री घोड़े हिपोकैम्पस की एक जैविक आकृति से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती है। ठीक है, जैसे अगर मान ले तो ऊपर उत्तर की ओर सी, फिर मान लीजिए उत्तरी जिले को, और जो बीच वाले मैदानी भाग है ना, और ये पेट हो गया और नीचे वाला पुंछ हो गया। ठीक है, तो इसको हम किससे कंपेयर करते हैं? सी हॉर्स से कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नामकरण, और एक नामकरण का एक छोटा सा इतिहास देख लेते हैं। ठीक है, नामकरण का एक छोटा सा इतिहास देखते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ और राजधानी का विकास देखते हैं। तो सबसे पहले इसका रायपुर था ना, रायपुर था, कौन सा राजधानी का नामकरण देखा है ना, रायपुर। तो रायपुर का नाम क्या था? रायपुर था पहले बार। उसके बाद उसका नाम हो गया नवा रायपुर, नया रायपुर हो गया। प्रारंभिक नियोजित शहर है नया रायपुर। उसके बाद अटल नगर कर दिया गया, 2018 में नामकरण चेंज किया गया। अटल नगर अगस्त 2018 से नामकरण है। उसके बाद अटल नगर के बाद इसको फिर से इसको नवा रायपुर कर दिया। तो ये राजधानी का नाम चेंज हो गया, रायपुर, नया रायपुर, अटल नगर और नवा रायपुर। 2019 में छत्तीसगढ़ शब्द नया को नवा से रिप्लेस कर दिया गया। प्राचीन रामायण और महाभारत काल में इस क्षेत्र को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता है। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से आएगा कि छत्तीसगढ़ के नामकरण किस काल में क्या क्या था। इसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, उसमें आप आराम से देखोगे, क्योंकि प्रश्न आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रारंभिक नामों से लेकर। यहाँ फिलहाल हम राजधानी के नामकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ और नाम है इसके, छत्तीसगढ़ के कुछ और नाम है जो उसके भौगोलिक नाम की वजह से इसको मिला गया है। तो देखते हैं इसके भौगोलिक नाम क्या है। तो सांस्कृतिक और भौगोलिक नाम क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं भौगोलिक नाम। इसको छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा कहा जाता है। इसकी महानदी बेसिन की जो आकार है वो कटोरे की भांति है। मतलब महानदी बेसिन में चारों ओर से नदियों का बहाव आता है। जैसे मान लेते हैं ये महानदी है, तो नदियों का बहाव इस चारों पांचों एरिए से आने की वजह से ये कटोरे के आकार है। और इस कटोरे में धान की खेती अधिक होती है, इसलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ को धान कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी आकार की वजह से, न कि सर्वाधिक धान उत्पादन की वजह से। सर्वाधिक धान उत्पादन तो पश्चिम बंगाल करता है, लेकिन इसके भौगोलिक संरचना के अनुसार, भौगोलिक संरचना के कारण इसको धान का कटोरा कहा जाता है, ना कि अधिकतम धान उत्पादन की वजह से। उसके बाद कुछ और नाम है, जैसे मैनपाट। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा प्रदेश है मैनपाट। छत्तीसगढ़ में आरंग है, छत्तीसगढ़ में जो मंदिरों को नगरी, सबसे ज्यादा मंदिर पाए जाते हैं आरंग में, और नारायणपुर में प्रख्यात मेला लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ संसदीय सीटों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संसदीय सीट वगैरह इसमें क्या क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। संसदीय प्रतिनिधित्व 16 सीट। राज्यसभा की 5 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है, 1 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, और 6 सीटें अनारक्षित है, युवा है। राज्य का प्रतिनिधित्व दिल्ली में केवल 16 है, 5 राज्यसभा के और 11 लोकसभा के। इस प्रकार से 16 सांसद हमको मिलते हैं। ओबीसी वर्ग के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, ना राज्यसभा के लिए ना ही लोकसभा के लिए। वैसे राज्यसभा सीट में तो आरक्षित होता नहीं है, लोकसभा में नहीं किया गया है। ठीक है, अब विधानसभा के बारे में देख लीजिए। विधानसभा के बारे में देख लीजिए। विधानसभा हमारे 90 सीट है विधानसभा में। टोटल कितने सीट है? 90 सीट है विधानसभा में। उसमें से 29 सीटें एसटी के लिए है, 10 एससी के लिए, और 51 आरक्षित है। इसमें भी ओबीसी का कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। क्वेश्चन में आता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीटें में कितनी सीटें या फिर कितनी सीटें ओबीसी के लिए प्रावधानित है, तो वो सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। 90 सीट वाली राज्य में विधानसभा में लगभग 1/3 सीट जो है, लगभग 1/3 सीट आपके एससी एसटी के लिए है, क्योंकि 1/3 जो जनसंख्या है वो एसटी है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब देखिए एक सारांश देखते हैं लास्ट। सारांश ये है छत्तीसगढ़ का, है ना। छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में देखिए, गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बना, 44 साल बाद मध्य प्रदेश के साथ रहा। भौगोलिक दृष्टिकोण से 192 वर्ग किलोमीटर की इसकी क्षेत्रफल है, 9वां सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन
अब वो 10वां हो गया। सी हॉर्स की एक आकृति है। पहचान है दक्षिण कौशल, अटल, नवा रायपुर, धान कटोरा और आरंग। प्रशासनिक दृष्टि से 90 सीट विधानसभा है, 11 सीट लोकसभा की है, 5 सीट राज्यसभा की है और एसटी प्रतिनिधित्व इसमें सबसे ज्यादा है। छत्तीसगढ़ एकमात्र प्रदेश का एक विच्छेदित हिस्सा नहीं है, बल्कि यह विशाल भौगोलिक और रूप से अद्वितीय सुव्यवस्थित राजनीतिक इकाई है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के गठन के बारे में बात किया। तो अगला वीडियो हमारे पास क्या होगा ये देखिए, है ना। तो आज हमने क्या कहा, आज क्या क्या कंप्लीट किया। तो हमने एक ऐतिहासिक सार को देखा, 1818 से ब्रिटिश काल से लेके 2000 तक के पुनर्गठन अधिनियम, और बीच में कितने सारे जो लोग आए अपने संगठन बनाए छत्तीसगढ़ की मांग के लिए, इस पर हमने देखा। अब आगे की हमारी कार्य होगी कि हम जिलों का विकास देखेंगे, किस प्रकार से कितने जिले बने, जिले से भी प्रश्न आते हैं, इसके मातृ जिला क्या है, जिला कब बना, कब उस और कहाँ कहाँ उसका मुख्यालय है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जिले और संभाग पर चर्चा करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।